स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में 214 दिन बाद आए 1 लाख से अधिक कोविड के मामले। ओमिक्रॉन के मामले 3000 के पार। सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन किया अनिवार्य। जोखिम वाले देश की सूची में अब यूरोपीय यूनियन समेत 19 देश शामिल। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 150 करोड़ से अधिक टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि को बताया 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश। पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने होंगे दस्तावेज। गृह मंत्रालय की टीम ने घटनास्थल पर जाकर शुरू की जांच। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। इस साल जारी रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर मार्च में सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत। जम्मू कश्मीर में नए साल के पहले हफ्ते में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अलग अलग मुठभेड़ में 16 आतंकवादियों का सफाया। बडगाम में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को किया ढेर। देश में ओमिक्रॉन के मामले अब 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक फैल गए। पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कुल संक्रमितों में से 1119 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 876 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, जबकि 381 लोग वहां पर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 465 ओमिक्रॉन के मरीज हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 333 मरीज हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड महामारी से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति बनाने की जरूरत पर बल दिया है। ओमिक्रॉन की वजह से देश में आई कोरोना की तीसरी लहर के बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जोखिम वाले देशों यानी कि एट रिस्क नेशन से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। जोखिम वाले देश यानी कि एट रिस्क कंट्री की लिस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। अब सभी यूरोपीय देशों के अलावा 19 देशों को इसमें शामिल किया गया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर अब पूरे देश में अब तेजी से फैल रही है। एक बार फिर कोरोना के दैनिक मामलों की जो संख्या है वो 1 लाख के पार हो गई। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के मामले 28.8% का इसमें इजाफा हुआ है। वहीं पिछले एक हफ्ते में औसत दैनिक केसों में 485% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कल 91,000 मामले आए थे। बीते एक दिन में 30,836 लोग रिकवर हुए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.74% पहुंच चुकी है। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,43 लाख हो गई है। और इसी के साथ भारत की रिकवरी दर 97.57% हो गई है।
और भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल किया है। देश ने ये उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। बीते 24 घंटों में लगभग 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल की शुरुआत देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण से की गई। पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपने नागरिकों को महामारी रोधी टीके की 150 करोड़ खुराक देकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है और दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का प्रतीक है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका प्रयास और सबकी भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेट करने का काम तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पताल के नए परिसर के उद्घाटन में देश के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के संकल्पों को आगे बढ़ाने की दिशा में हमने एक और कदम उठाया है। यह परिसर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब मध्य वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश सस्ते और सुलभ के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह जो बीमारियों का कारण बनती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के छात्रों के लिए नीट पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी कोर्ट की ओर से स्वीकृति मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने कहा कि साल 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर होगी। कोर्ट ने कहा कि आने वाले वर्षों में EWS के लिए 8 लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया जाएगा। पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा बनाए रखते हुए 2021-22 के लिए नीट पीजी काउंसलिंग को शुरू करने की अनुमति दी है। उन्होंने सभी छात्रों और रेजिडेंस डॉक्टरों को काउंसलिंग के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है। डॉक्टरों के संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम डे वन से यही कहते आ रहे थे कि हमें मैन पावर, हमारे अस्पताल में मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द आएगी और हमारे जूनियर डॉक्टर्स जल्द से जल्द सारे अस्पतालों में ज्वाइन करेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पंजाब दौरे से जुड़े सुरक्षा इंतजामों से संबंधित रिकॉर्ड तत्काल हासिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार, राज्य की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड तुरंत रजिस्ट्रार जनरल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई चूक की जांच के लिए गठित समितियों से कहा है कि वे सोमवार तक कोई कार्रवाई न करें। इस मामले में सोमवार को आगे की सुनवाई होगी। पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा। इसके बाद वो एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सुरक्षा बंदोबस्त से जुड़े सबूतों को संरक्षित करने, अदालत की निगरानी में जांच और कथित चूक के लिए जिम्मेदार पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची। टीम उस स्थान पर गई जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था। पंजाब के मुख्य सचिव ने कल रात इस मामले पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा है। और निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनावी खर्च सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है, तो बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई है। साथ ही छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। इससे पहले 2014 में चुनावी खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर 2020 में 10% बढ़ाया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी। समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव प्रेक्षकों से सुझाव मांगे। समिति ने यह पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और मुद्रास्फीति बढ़ी है और प्रचार के तरीकों में भी बदलाव आया है। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के समीप विरोध प्रदर्शन किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और लॉकेट चैटर्जी सहित अन्य सांसदों ने मांग की कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए माफी मांगे। इस दौरान सभी सांसदों के हाथों में कांग्रेस और पंजाब सरकार के विरोधी नारे वाले पोस्टर और बैनर थे। केरल सरकार की महत्वाकांक्षी सिल्वर लाइन रेल परियोजना के कार्यान्वयन के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2022 को टाल दिया गया है। 10 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना था। तमिलनाडु विधानसभा में पहली बार विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की प्रतिक्रिया का भी टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। तीसरी कोविड लहर की वजह से विधानसभा के सत्र को तय समय से 3 दिनों के लिए छोटा कर आज खत्म कर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या में 6 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने अयोध्या के 84 कोसी मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया। इस दौरान अयोध्या में कुल 5700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का दर्शन किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इस रोजगार मेले में राज्य सरकार द्वारा तकरीबन 3 लाख बेरोजगार लोगों को लोन स्वीकृति पत्र, रोजगार के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इन रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान है। सिक्किम में सर्दी के मौसम में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से आवाजाही अवरुद्ध है। राजमार्ग बंद हो गए हैं, जिसके बाद से सीमा सड़क संगठन लगातार सड़कों से बर्फ को हटाने का काम कर रहा है। बीआरओ के द्वारा पूर्वी सिक्किम में बर्फ हटाकर रास्तों को साफ किया जा रहा है। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला विंग सीमा भवानी के डेयरडेविल्स बाइक स्टंट की इन तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।